हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है यहाँ पर संस्कृति आईएएस की बात करेंगे, सामान्य अध्ययन की मतलब कि जीएस की, और जीएस में भी हम ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चनों को आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें सामान्य हिंदी के भी इसी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन थे जो कि हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि हिंदी के सेपरेट हम क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करते हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी तरीके की हमारी मल्टीपल क्वेश्चनों के टेस्ट सीरीज को हम लगा रहे हैं। अगर हम बात करें तो मेक आईएएस की, जीएस वर्ल्ड की, ध्येय की, संस्कृति आईएएस की, दृष्टि की, साथ में हमारी अब इसी पर यूपी पीसीएस की भी स्टार्ट हो चुकी है। सपना मैम ने लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर जाके देख सकते हो। तो करीब करीब हम आरओ के लिए 100 आपकी 80 से ज्यादा टेस्ट सीरीज को लगा चुके हैं। आप चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। आज के अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अभिकथन और कारण है ना। तो ये अभिकथन और कारण में बात कर रहा है कि क्या कहता है, देख लेते हैं क्या कहता है। अभिकथन है कि जीवित प्रवाल लगभग 200 से 250 फीट से अधिक की गहराई में नहीं पाए जाते हैं। तो जीवित जो प्रवाल होते हैं, कहा जा रहा है कि 200 से 250 फीट की जो अधिक गहराई होती है उसके नीचे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। कारण है कि इससे अधिक गहराई में सूर्य का प्रकाश एवं जो ऑक्सीजन है उसकी बहुत ज्यादा कमी होने लगती है, तो जिसके चलते हुए इसी लेयर के ऊपर जो है पाए जाते हैं। तो दोनों कथन सही है, हमारा ए वाला रहेगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित तांबा उत्पादक शीर्ष देशों पर विचार कीजिए, इन्हें भंडार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भंडारण की घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब कि सबसे ज्यादा कहां पर भंडार है, फिर उसके बाद कम भंडार किसमें, फिर उसके बाद किसमें। तो इस तरीके से भंडार के घटते क्रम में हमें बताना है। जैसे हम बात कर लेते हैं घटते क्रम में, तो चिली में सबसे ज्यादा भंडार मिलेगा, तो सबसे नंबर पहले पे आ जाएगा, चिली आ जाएगा। चिली में सबसे ज्यादा भंडार हो गया। चिली के बाद किसमें आएगा? तो चिली के बाद हम कहेंगे तांबा का, जो तांबा का भंडार होगा। चिली के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया में आएगा। कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया में आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बाद बात करें किसमें आएगा, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद पेरू में आएगा और पेरू के बाद आपका मैक्सिको में आएगा। तो सबसे अंतिम में सबसे कम कौन सा जगह है? मैक्सिको है। तो आपको देखना कि पहले नंबर पर आपका चौथा आ गया, दूसरे नंबर पर तीसरा, फिर आपका दूसरे नंबर पर, फिर पहले नंबर पर 4 3 1 2 आपके यहाँ पर ऑप्शन सही है। चिली में बात किया है तो लगभग पूरे विश्व का 22% तांबा जो है वो पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में 11% के लगभग पाया जाता है, पेरू में 10% के आसपास पाया जाता है, और अंतिम मैक्सिको में 6% के आसपास पाया जाता है। तो ये जो है सबसे ज्यादा चिली में, फिर सबसे कम आपका मैक्सिको में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जीव मंडल रिजर्व है और राज्य है, कौन सा जीव मंडल किस रिजर्व राज्य से संबंधित है? जैसे बात करें डिब्रू साइकोवा, डिब्रू साइकोवा या डिब्रू सिखोवा भी कहते हैं बहुत सारे लोग, तो ये कहां पर है? हम कहेंगे असम राज्य में है। दिबांग की बात करें कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। पंचमढ़ी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, और आपका अगस्तमलाई आपका केरल राज्य में है। ऑप्शन जो हमारा रहेगा बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जेट प्रवाह के संदर्भ में। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेट स्ट्रीम्स के बारे में कहा जा रहा है, जेट प्रवाह के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो जेट प्रवाह के बारे में कहें तो ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या ये सही है? तो ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है इसको भी बता देते हैं, लेकिन दूसरा वाला पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होती है। बिल्कुल, आप जेट इस तरीके से चलती है, तो यहाँ पर एक तिब्बत मान लो, तिब्बत प्लेटू हो गया है और ये आपका हिमालय हो गया है ना। तो ये तिब्बत के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में प्रवाह समानांतर चलती हैं। तो हम कहेंगे केवल ऑप्शन हमारा दूसरा वाला सही है, पहला वाला जो है गलत है। अच्छा, पहला वाला गलत है ना। तो क्यों गलत है उसकी बात करें तो निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार की वायु संचरण में पाया जाता है, और ऊपरी वायु पर संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका इसमें नहीं होती है। जबकि ये बात कह रहा है कि धरातल के निकट भिन्नताओं में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि भिन्नताओं में महत्वपूर्ण भूमिका होती ही नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वेम्बनाड झील के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो वेम्बनाड झील के बारे में कह रहा है, सही ऑप्शन कौन सा है? यह तमिलनाडु तट पर स्थित एक लैगून झील है। अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप याद कर पाओगे, तमिलनाडु के तट पर तो है ही नहीं, पहली बात तो केरल के तट पर है। कहां पर है? केरल के तट पर स्थित खारे जल की लैगून झील है। तो हम कहेंगे पहला वाला गलत हो गया। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता हर साल की जाती है। हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज छोटा सा अपडेट है आप लोग के लिए। बहुत सारे लोग
को पता है हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। क्या नाम है? यूपीएससी नट नाम से ऐप आ चुका है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर पर यूपीएससी नट। क्यों बता रहा हूं, यहां पर हमने आरओ के लिए और हमने यूपी पीसीएस के लिए मल्टीपल कोर्सेज को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आप लोगों के लिए पॉपुलर कोर्स है क्विक रिवीजन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें हम अब वीडियो भी देना स्टार्ट कर दिया है, बट बेसिकली ये पीडीएफ फॉर्म में है। आप एक बार इसको देख लोगे तो आप कहोगे वाकई में मजेदार कोर्स है, मजा आ गया। तो एग्जाम्स के नियरेस्ट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कोर्स है। साथ में हिंदी की हमारी यहां पर ज्वाइन कर सकते हो कोर्स को, और आप हमारे करंट अफेयर सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा यूपीएससी नट, वहां पर टेस्ट सीरीज का भी सेक्शन आपको वहां पर मिल जाता है। क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ नदी है, एक तरफ जलग्रहण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर है, कौन सा नदी किस जलग्रहण क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है? जैसे स्वर्ण रेखा की बात करें तो 19,296 बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है बैतरणी आपकी 12,789, ये भी ठीक है। साबरमती 21,674, ये भी ठीक है। ब्रह्माणी 39,033 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो आपके सभी ऑप्शन जो है जलग्रहण क्षेत्र के संदर्भ में सही सुमिलित हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इन पर विचार करना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। चलिए बात कर लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। अब देखो ये सही लिखा है गलत का है, तो सबसे ज्यादा किसका होता है? CO2 का होता है ना। तो पहला वाला गलत हो गया है, पहला वाला क्या हो गया है? गलत हो गया है। जबकि अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें, तो वन एवं महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। क्या कह रहा है? जो वन एवं क्या है आपके महासागर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कुंड होते हैं। बिल्कुल हम कहेंगे सही है। तो केवल आपका दूसरा वाला सही रहेगा, जबकि यहाँ पर पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। भारत सरकार के द्वारा बनाए गए पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियमों पर विचार करें और उनको एक कार्यक्रम में व्यवस्थित करें। भारत सरकार के द्वारा कुछ अधिनियम बनाए गए हैं पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, उनके बारे में विचार करना और कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे हम विचार करें यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका बनाया गया था कौन सा? जीवों के प्रति क्रूरता निरोध अधिनियम। कब बनाया गया था? तो 1960 में बनाया गया था। उसके बाद जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम उपकर अधिनियम बनाया गया था 1977 में। फिर उसके बाद आपका बनाया गया था वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और जैव विविधता अधिनियम सबसे अंतिम में 2002 में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तीसरा चौथा, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे अथाबास्का झील, वेरी इंपोर्टेंट। अथाबास्का झील के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह झील जो है स्लेव ग्रेट बियर और मैकेंजी नदी के द्वारा आर्कटिक सागर से जुड़ी हुई है। तो अब ये झील आपको ये बात याद करनी चाहिए, पहले कहाँ की है? तो नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है। कहाँ की? नॉर्थ अमेरिका लेक की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। यह झील जो है, अथाबास्का झील जो है, कनाडा के यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र में स्थित है। तो दोनों ही कथन सही हैं, तो हमारा 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कश्मीर हिमालय के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? कश्मीर हिमालय के बारे में, यह इसका उत्तर पूर्वी भाग जो है एक शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। कश्मीर हिमालय करेबा के लिए प्रसिद्ध है और जहां जाफरान की खेती भी की जाती है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, तो 1 और 2 पे हम यहाँ पर टिक जो है लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ विश्व के दर्रे हैं और एक तरफ समुद्र तल की ऊंचाई है, कौन सा दर्रा कितनी ऊंचाई पर है? जैसे बुर्जल दर्रा की बात करें तो 3750 मीटर की ऊंचाई पर है, करेक्ट है। अल्पाइन दर्रे की बात करें तो 4130 मीटर की ऊंचाई पर, ये भी ठीक है। बोलन दर्रा 1792 मीटर की ऊंचाई पर, ये भी ठीक है। खैबर दर्रा 1180 मीटर की ऊंचाई पर है। तो चारों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कोर प्रभाव के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत ऑप्शन कौन सा है कोर प्रभाव के बारे में? अब ये पूछा है कोर प्रभाव के ऑप्शन में कौन सा गलत है। देखते हैं, यहाँ 2 परितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही है। जैसे मान लो एक आपका ये क्षेत्र हो गया, एक ये क्षेत्र हो गया। आपका जो बीच वाला क्षेत्र है ये आपका कैसा क्षेत्र है? ये आपका कोर क्षेत्र कहलाता है, संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर इसकी भी जैव विविधता मिलेगी तो इसकी मिलेगी। तो हम कहेंगे बीच वाले संक्रमण क्षेत्र में जो है, कोर क्षेत्र में सबसे ज्यादा पारितंत्र जो है पाए जाते हैं। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत कहीं से भी नहीं है। इस क्षेत्र में दोनों परितंत्रों की प्रजातियां के अलावा अन्य नवीन प्रजातियां भी पाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ इस तरीके से मिलकर, कुछ दोनों तरफ से मिलकर, कुछ हो सकता है नई प्रजातियों का जन्म हो जाए। तो हमारा ये भी ठीक है। तो पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत। क्यों? क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है भाबर मैदान के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो भाबर मैदान के बारे में कहा जा रहा है, सही कौन सा है? शिवालिक गिरिपद के समानांतर फैला है, बिल्कुल सही है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र स्थित है जिसकी चौड़ाई 10 से
20 किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है। भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां तराई क्षेत्र में धरातल पर निकल आती हैं। सीधी सी बात यह है कि भाबर में बड़े बड़े कंकर पत्थर ककड़ीली मिलते हैं, तो यहाँ पर नदियां कैसी होती है, विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद जो तराई क्षेत्र जैसा आता है, दलदली क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो नदियां यहाँ पर जो लुप्त थी, क्या थी, लुप्त थी, यहाँ पर सतह पर दिखने लगती हैं, सतह पर दिखने लगती हैं। फिर उसके बाद बांगर और खादर। तो हमारा ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है, 1 2 3 ए वाले पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तब पढ़ेंगे, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों और तथा सहायक नदियां उनके समकोण पर मिलती हों, तो ऐसी प्रतीक को क्या कहेंगे। कहा जा रहा है कि एक मान लो ये मुख्य नदी है ना, ये मुख्य नदी बह रही है और मुख्य नदी बह रही है, एक दूसरे के समानांतर बह रही है, लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियां होंगी जो समकोण पर मिलती हैं। कैसे मिलती हैं, समकोण पर मिलती हैं। हम इस प्रतिरूप को क्या कहेंगे, हम जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, हम जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। जो नदियां समकोण पर मिलती हैं ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाय प्रतिरूप कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वृक्षाकार दूसरा होता है, वृक्षाकार हमारा इस तरीके से होता है ना, वृक्षाकार इस तरीके से फैलता है, आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें, उपयुक्त में से जीव मंडल नीचियों में सूची में शामिल है। तो जीव मंडल की नीचियों सूची में यहाँ पर कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में, सीधी बात ये कहा जा रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पर कौन कौन से इंक्लूडेड है, उसकी बात करना है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। शिमलीपाल आपका बिल्कुल शामिल है, अचानक मार, अमरकंटक ये भी शामिल है, पचमढ़ी भी शामिल है, मानस भी शामिल है। तो हमारे ऑप्शन जो रहेंगे टी वाले रहेंगे, सभी ऑप्शन आपके किसमें, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, एक तरफ पहाड़ी है और एक तरफ राज्य, कौन सा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, सम्मिलित बताइए। मिकिर असम में है, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। गारो, गारो मिजोरम में कैसे हो जाएगा, गारो तो मेघालय में है। कहां पर है गारो, गारो मेघालय में है। बरेल, बरेल भी है भाई त्रिपुरा में नहीं, बरेल कहां पर है, असम में है। अबोर नागालैंड में नहीं, अबोर आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप देखा जाए तो केवल आपका एक ही ऑप्शन सही है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। मिकिर असम में है, गारो मेघालय में, बरेल असम में है, अबोर आपकी अरुणाचल प्रदेश में। देखो भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए पीपीटी लाता हूँ, पीडीओ लाता हूँ, सब कुछ बना रहा हूँ, लेकिन एक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर आप लोग कुछ भी नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है। इतना तो यार दायित्व बनता है कि आपसे 1 रुपए नहीं लेता हूँ, फ्री में सब कुछ हो रहा है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर, इतना तो मोटिवेशन दे ही सकते हो, है ना। अभी लोग ठुमका वाली वीडियो लगाएंगे तो आप बड़ा जल्दी सब्सक्राइब कर लोगे, है ना। तो इतना तो आपका दायित्व बनता है कि छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है वो उसका पूरा कर लिया करो, है ना। अच्छा लगता है एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो, अगर और भी अच्छा लगेगा अगर प्यारा सा कोई कमेंट कर दोगे। खैर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित हिमालय की श्रेणियों में से किस एक श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में ऑप्शन कौन सा सही है। अधिक वर्षा के कारण वृक्ष काफी सघन एवं सदाहरित होती है, बिल्कुल ठीक है। इन वनों की लकड़ियां अत्यधिक कठोर होती हैं और जिससे इनका जो आर्थिक महत्व है वो कम हो जाता है, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाले में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विक्टोरिया झील के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो विक्टोरिया झील के बारे में कहा जा रहा है जो इसका विस्तार है केन्या, युगांडा और तंजानिया में है, बिल्कुल ठीक है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा एक सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कौन सा देश पार्सियन गल्फ के तट पर अवस्थित है। तो एक ऐसा देश है जो पार्सियन गल्फ के तट पर अवस्थित है, तो इसमें ईरान, ओमान, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात की बात कर रहा है। कौन सा सही रहेगा, हम कहेंगे चारों के चारों ऐसे हैं जो आपके पार्सियन गल्फ के तट पर अवस्थित है, तो चारों ऑप्शन सही हैं, तो डी वाले पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है, किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म, किसी शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग संविधान में उल्लिखित किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की जो मांग है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, हम कहेंगे अनुच्छेद हमारा रहेगा आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत यहाँ पर क्या की जाती है, प्रतिबंध लगाने की मांग को की जाता है। पांचवी अनुसूची, अच्छा अब यहाँ पर ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया, हमारे यहाँ पर पॉलिटी के सेगमेंट के क्वेश्चन जो है चल रही है, बढ़िया बात है ये तो, है ना। पांचवी अनुसूची के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है। इसके तहत पांचवी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति किसी ऐसे राज्य में जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजाति सलाहकार परिषद को स्थापित कर सकता है, बिल्कुल बात ठीक है। इस परिषद में शामिल 20 से अधिक सदस्यों के 1/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए दूसरा वाला गलत है, क्योंकि 3/4 होते हैं ना कि 1/3 होते हैं, तो केवल ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट रहेगा, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पर बात कर रहा है कि अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अभिकथन कहता है कि भारतीय संसद के द्वारा जो पारित कानून है भारतीय नागरिकों एवं विश्व में कहीं भी उनकी संपत्ति लागू होता है, बिल्कुल बात ठीक है।
दूसरा है भारतीय संसद को देश के पूरे क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार होता है, ये भी सही है। तो ए और दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो इसमें आपको इतना लॉजिक लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताएं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी करता है। जो आर्टिकल बोल दिया, भाग है, भाग पार्ट की बात कर रहा है। भारतीय संविधान का भाग 21 जो है कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान करता है, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं गोवा ऐसे राज्य हैं जहां पर 22 भाग 21 के तहत स्पेशल प्रोविजंस वहां पर रखे गए हैं। बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रावधान का उद्देश्य है कि राज्यों में रहने वाले जनजाति लोग हैं उनको आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा की जा सके। तो दोनों ऑप्शन का ही रहेंगे, हमारा ए वाले पे यहां पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे, भारतीय संविधान विकास में घटित निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर इन घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता की सरकार के अधीन करना था। कब करना था? अगर आप किसी को पता है तो बता सकता है क्या? तो ये करना था 1773 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है गवर्नर की परिषद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त किया गया था। तो गवर्नर की परिषद को विधि निर्माण का अधिकार कब किया गया था? 1833 में दिया गया था। उसके बाद आता है ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारतीय मंत्री पद का सर्जन करना। ये आपके 1858 में हुआ था, जब आपका क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था को प्रारंभ करना था। यह आपका 1909 में घटित हुआ था। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा पहले दूसरे नंबर का रहेगा, फिर पहले नंबर का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उपराष्ट्रपति के संदर्भ पर, यहाँ पर विचार करें कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो सही नहीं है, गलत ऑप्शन की बात करना है, कौन सा है बात कर लेते हैं, गलत कौन सा है। तो बात करें निर्वाचन जो है राज्यसभा सदस्यों के द्वारा होता है, इसका राष्ट्रपति का, क्या ये सही नहीं है? क्या ये सही नहीं है? तो हम कहेंगे भाई जो निर्वाचन है वो राष्ट्रपति का राज्यसभा का सदस्यों द्वारा नहीं होता है, बल्कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। तो आपका ऑप्शन जी का आंसर रहेगा, गलत रहेगा। निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो आप मुझे खुद बताओ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है क्या? तो हम कहेंगे नहीं भाई, यह बिल्कुल किया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में चांसलर के रूप में भी कार्य करता है, हाँ ये भी ठीक है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत था। पूछा क्या था, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो हम कहेंगे केवल एक ही सही नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन तुम्हारे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संवैधानिक विधि में पंथ निरपेक्षता के सूचक है? यहां पर बात कर रहा है ऐसा कौन सा आर्टिकल है संवैधानिक विधि में पंथ निरपेक्षता का सूचक है। तो इसमें कौन सा हो सकता है? तो हम कहेंगे यहां पर अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 28, चारों के चारों आपके ऐसे हैं, आपके पंथ निरपेक्षता के सूचक के रूप में इनको जाना जाता है। अब आप लोगों के सर ये तो गलत है, तो एक बार पॉलिटी की अपनी बुक उठा लेना, जिसमें पढ़ा होगा सब कुछ लिखा होगा, लेकिन कमेंट गलत मत किया करो आप लोग, क्योंकि सर आप गलत पढ़ा देते हो। मैं गलत बहुत ही कम, रेयर केस में ही कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो हो जाए, वरना होते नहीं है, ध्यान रखा करो, है ना। खैर क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी वित्तीय विधेयक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसी वित्तीय विधेयक के अंतर्गत किस चीज को शामिल किया जाता है? तो हम बात करें किसमें कराधान संबंधी खंड होती है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें कराधान संबंधी खंड होंगे उसको वित्तीय विधेयक में शामिल किया जाएगा। संचित निधि से व्यय संबंधी उपबंधों को भी शामिल किया जाता है। किसी व्यय को संचित निधि पर भारित नहीं, ये भारत नहीं होगा, कर का 0 भी नहीं होगा। केवल ऑप्शन आपका 1 और 2 सही रहेंगे, जबकि दूसरे वाले तीसरा और चौथा जो है आपका गलत रहेगा। चुनाव प्रचार में प्रयुक्त जो स्टार प्रचारक होते हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों के बारे में सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? प्रचारकों की जो प्रचार सीमा है विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, बिल्कुल करेक्ट है। इनकी सूची को निर्वाचन आयोग को भेजना होता है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। राजनीतिक दल को अधिकतम 50 स्टार प्रचारक रखने की सीमा होती है, नहीं ये तो गलत है कि 50 आपके स्टार रख सकते हैं, ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, गलत है। तो 1 और 2 यहाँ पर सही रहेंगे, तो हम बी वाले पे यहाँ पर टिक लगा देंगे, क्योंकि प्रचारकों की कोई सीमा निर्धारित होती ही नहीं है, सीधी सी बात ये होती है, ठीक है। लेकिन खास तौर से नॉर्मली ये कहा जाता है कि 40 स्टार प्रचारक तो आप रख ही सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सी समिति वित्तीय समिति के संदर्भ में वर्गीकृत है? तो यहाँ पर वित्तीय समिति के संदर्भ में कौन सी वर्गीकृत बात करें? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। विदेश मामलों की संबंधी समिति जो है वित्तीय समिति सम्मिलित नहीं है, बाकी 3 आपकी समिति सही है। तो हम कहेंगे लोक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, आपकी तीनों ही आपकी वित्तीय समिति के अंतर्गत जो है आती है।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित सदस्यों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो चारों में प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? हमें तो ऐसा लग रहा है कि चारों के चारों थे। कैसे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी भी थे, के एम मुंशी भी थे, मोहम्मद सादुल्लाह भी थे। ऑप्शन डी वाला रहेगा कि चारों के चारों आपके प्रारूप समिति के आपके कौन थे? आपके सदस्य थे। एक चीज याद रखना है, अध्यक्ष कौन थे कभी पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपके अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो है परसंघीय राज्य व्यवस्था के लिए अनिवार्य है? परसंघीय राज्य व्यवस्था के लिए कौन कौन से तत्व अनिवार्य है? तो आपको लिखित संविधान अनिवार्य है, दूसरा आपका संविधान में अनियमितता अनिवार्य है और शक्तियों का विभाजन अनिवार्य है। एकात्मक सरकार आपकी अनिवार्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी वाला रहेगा, दूसरा वाला एकात्मक आपकी अधिकार रहे ऐसे कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। राज्यों की सीमाओं में जो परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संविधान में उल्लिखित है? तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि राज्यों की सीमाओं में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में यहाँ पर बात करना है, कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो बात करें, नए राज्यों का क्षेत्र का अर्जन कर सकते हैं, राज्यों का गठन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर राज्य क्षेत्र को अलग नहीं कर सकते, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा सही रहेगा। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में संविधान में जो उपबंध है वो आपके 3 तरीके से दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला, 1 2 4 यहाँ पर सही है, तीसरा वाला गलत था। नेक्स्ट है, किन विद्वानों ने चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार किया? तो चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार कौन से विद्वानों ने किया? तो हम कहेंगे एक तो आपके कश्यप मतंग ने किया था, दूसरा आपके बोधि धर्म ने किया था। महारक्षित और गुणवर्मन आपके प्रसार से संबंधित नहीं है, तो केवल आपका ऑप्शन रहेगा दूसरा और तीसरा सही, ध्यान रखिएगा। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI के संदर्भ में विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका महाराष्ट्र के नागपुर शहर में अवस्थित है, बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। हमारा ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ विचार करना है, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, करेक्ट है। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। कहां पर? नैरोबी में स्थित है। तो हम कहेंगे यहाँ पर दोनों ही सही रहेंगे, तो हमारा 1 और 2 सही हो जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में की गई थी, और स्थापना का भी अगर पूछा जाए कहां पर की गई थी, तो स्टॉकहोम में की गई थी। कहां पर की गई थी? स्टॉकहोम में की गई थी, ध्यान रखिएगा, कहां पर? स्टॉकहोम में। और इसका मुख्यालय नैरोबी बोले तो केन्या देश में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह भूटान की सीमा को साझा करता है? अब देखो फिर से ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो भूटान की सीमा को कौन सा राज्य साझा करता है? हम कहेंगे सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, असम और अरुणाचल प्रदेश, चारों राज्य आपके भूटान की सीमा को क्या करते हैं? साझा या टच करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये ठीक है। भूटान की सीमा की बात करें कितनी लगती है, तो भूटान की सीमा भारत से 699 किलोमीटर की साझा करता है। आपका ऑप्शन ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ जनजाति हैं और एक तरफ राज्य हैं, एक तरफ जनजाति और राज्य हैं, कौन से यहाँ संबंधित है? जैसे रेंगमा जनजाति नागालैंड से संबंधित है, कड़ार जनजाति केरल से संबंधित है, चेंचू जनजाति आपकी आंध्र प्रदेश से, और हमार जनजाति आपकी मेघालय से। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला सही रहेगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, एक तरफ मुख्य नदी है और एक तरफ सहायक नदी है, कौन सी मुख्य नदी के सहायक नदी संबंधित है? ब्रह्मपुत्र संकोच नदी संबंधित है, कावेरी सिमसा संबंधित है, कृष्णा मालप्रभा संबंधित है, और गोदावरी मंजीरा संबंधित है। तो हम कहेंगे ये सभी नदियां इन मुख्य नदियों से संबंधित, तो ऑप्शन हमारा चौथा वाला सही रहेगा, क्योंकि चारों नदियां सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है। यहाँ पर बांध और परियोजना है, कौन सी नदी से संबंधित है? जैसे अलमट्टी बांध की बात किया है तो कृष्णा नदी से संबंधित है, तलैया बांध की बात किया है तो ब्राकर नदी से संबंधित है, उकाई परियोजना की बात करें ताप्ती नदी से संबंधित है, और पोचमपाद परियोजना की बात करें तो गोदावरी नदी से संबंधित है। आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आजकल तो ट्रेंड ही बन गया है, तो इनको थोड़ा देखते रहिएगा। हाल ही में भारतीय महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को पराजित कर पहला महिला खो खो विश्व कप को जीता है? तो किस देश की पराजित कर पहला महिला खो खो कप जीता हुआ है? किसने जीता है? हम कहेंगे नेपाल की महिला टीम ने जीता हुआ है, और इंपोर्टेंट हो जाए क्योंकि पहली बार जीता है। INS सूरत, INS नीलगिरी है। तो INS सूरत और INS नीलगिरी क्या है? तो ये लड़ाकू जहाज है। क्या है? लड़ाकू जहाज है। अब बहुत सारे लोग ना पनडुब्बी पर टिक लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। लड़ाकू जहाज है INS सूरत और INS नीलगिरी। नेक्स्ट आता है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संदर्भ में विचार करें, कौन सा सही है? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में विचार करना है, कौन सा करेक्ट है? तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा भाई। इसका उद्घाटन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। कहां पर किया गया था? उड़ीसा राज्य में किया गया था। इसका मुख्य अतिथि के रूप में त्रिनाद टोबैगो के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। त्रिनाद टोबैगो के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थे। यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूं तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, सॉरी हम कह रहे कंगालू,
कंगालू थे। तो ये आपके उस समय कहा के त्रिनाड टोबैगो के राष्ट्रपति थे। केवल दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है। विचार करते हैं। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। मतलब कि हम सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं, खाते भी हैं, सबसे ज्यादा हम इसको प्रोडक्शन भी करते हैं और हम सबसे ज्यादा निर्यात भी करते हैं हल्दी का। बिल्कुल करेक्ट है। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है पूरे विश्व में। हम कहेंगे दोनों सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय एवं गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किया। इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड, इस पुस्तक के संपादक कौन है? भाई ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित ने इसके संपादक के रूप में इनको जाना जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे। हाल ही में नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह जो पोर्टल है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो पोर्टल है आईसीएमआर के द्वारा विकसित किया गया है। आईसीएमआर के द्वारा विकसित जो है किया गया है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2000 रिपोर्ट 25 के संदर्भ में विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर रिपोर्ट कहती है नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट को बिल्कुल करेक्ट है। उड़ीसा इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है हमारे, ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट को थोड़ा सा हम अलग से डिटेल में कोई वीडियो बना लेंगे, उसमें देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है राजीव कुमार जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट और सूचकांक जारी करता यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर बात करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। जैसे बात करें ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। प्लेनेट ऑन द मूव रिपोर्ट IUCN रिपोर्ट जारी करता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक की बात करें तो IMF नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI भारत के द्वारा आपका जारी किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, चमन अरोड़ा की उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? बढ़िया क्वेश्चन। यह पुस्तक जो है डोंगरी भाषा में लिखी गई है और यह क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर आ सकता है ना, क्योंकि लघु कथाएं हैं और डोगरी भाषा में लिखी गई है, तो थोड़ा सा आपको इधर उधर घुमाने के लिए पूछा जा सकता है, भाषा कोई भी और डाली जा सकती है। तो आज हमने 50 क्वेश्चन बेसिकली कर लिए हैं, लेकिन आप देखोगे तो हमने 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही कर लिए, क्योंकि चारों ऑप्शन को हमने यहाँ पर सही बताया है। तो हमारे 51 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।